Hello, welcome to Wonder Why. This is your revision series where we are going to revise each and every topic of each and every subject which is important for your upcoming prelims examination. Not only we are going to just revise the key concepts, but we are also going to solve the previous year questions so that आपका एक wholesome preparation हो जाए before your practice session or before your mock test or before your main examination. So बहुत important series है. इसमें अगर आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को, कुछ नई चीज़ है जो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, बिकॉज हम साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर रहे हैं. तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, हाउ टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, वो भी आपका साथ ही साथ क्लियर होते चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. Let's not waste much time. Let's begin. So what is the definition of economy? Again, economy is a system in which people earn their livelihood by production, distribution, consumption of goods and services. तो ये सारे important terminologies हैं जो हमें पता होनी चाहिए economy के बारे में. Now, let me ask you one thing. You have an industry. अब उस इंडस्ट्री में क्या है? उस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 10 लोग हैं, देयर आर 10 पीपल एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं 5. तो कैन आई से 10 पीपल कंजम्पशन के लिए 10 है एंड प्रोड्यूस कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं? ओनली 5. तो 5 प्रोडक्ट से हमें फुलफिल करना है 10 लोगों के डिमांड्स को. सो कैन आई से देयर इज अ मिसमैच इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. तो इसको मैनेज करना, मैनेजिंग द सप्लाई एंड डिमांड इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक्स. इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. दैट इज लियोनल, एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आके गए जिनका नाम था लियोनल रॉबिन्स. He gave this theory that economy is nothing but it is the science of scarcity. It is the science of scarcity, which means कि देखो सप्लाई हमेशा कम रहेगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो ऑब्वियसली कम है. और डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि लोगों के जितना भी दोगे उतना उनके लिए कम है. वी हैव अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स, लालच. ठीक है, तो पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स बट रिसोर्सेज आर लेस. सो इसको कैसे मैनेज करना है, सप्लाई और डिमांड को कैसे हमें मैनेज करना है, उसी को हम क्या बुलाते हैं? इकोनॉमिक्स बुलाते हैं. ठीक है, तो साइंस ऑफ स्कैरसिटी इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक्स. तो अब इन सप्लाई और डिमांड को मैनेज कौन करेगा? इस सप्लाई और डिमांड को मैनेज करते हैं कौन करेगा? आपके गवर्नमेंट. कहना ऐसे गवर्नमेंट ही एक है जो इस सप्लाई और डिमांड, स्कैरसिटी और अनलिमिटेड वांट को मैनेज कर सकता है. तो लिमिटलेस वांट और लिमिटेड सप्लाई को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आती है. तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में 2 एस्पेक्ट या 2 आइडियाज़ हमें हमेशा याद रखना है. पहला तो गुड्स हमेशा स्कार्स रहेंगे, मतलब कम रहेंगे, एंड जो सोसाइटी है यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को उसको यूज़ करना रहेगा बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली. रिसोर्सेस को हमें काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा. तो ये 2 जो एस्पेक्ट्स है, 2 जो आइडियाज़ है, ये गवर्नमेंट को पता होते हैं हर एक. तो बिकॉज गुड्स आर स्केयर एंड सोसाइटी को उन रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस इज नोन एज योर economics. Now, if you have understood what is economics, so economics is a system in which livelihood, not only livelihood, profit, loss,
एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा, ये सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे, एक जगह पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे, जब इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अप्लाई किया जाएगा तो वही हो जाता है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न बाय प्रोडक्शन, या तो बना के, डिस्ट्रीब्यूट करके, या कंज्यूम करके, किसको, गुड्स को या सर्विसेज को। तो दिस इज योर इकोनॉमी। इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमी इज नथिंग बट अ गवर्नमेंट trying to manage the resource efficiently. Why? Because they knows that goods are scarce. जब गवर्नमेंट efficiently यूज करेगी रिसोर्सेज को, क्योंकि उनको पता है रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, इकोनॉमी बुलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। जैसे फॉर डिटेल यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ कंट्री एंड अ रीजन। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, विद इन अ कंट्री एंड अ रीजन। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड to produce goods and services, how people interact within its economic system. Deals with real world functioning, industries, business, trade, policies etc. Theoretical and analytical study है ये, practical है ये social science है, analyze करने के लिए सिर्फ। Indian economy, US economy वो सब है। यहाँ पे आपका आएगा जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टैक्सेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। यहाँ पे थियोरीज, प्रिंसिपल्स, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसीज, मार्केट बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक्स में आ जाती है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। वाई? बिकॉज इट कंसर्न्स अ कंट्री एंड अ रीजन। दिस ये हमें आइडिया देगा, बट प्रैक्टिकलिटी हमें इकोनॉमी से पता चलेगी। तो this was about your economics and economy. अब इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, एक हो जाती है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो जब हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो, और जब हम होल नेशन या ग्लोबल फैक्टर की बात करेंगे तो उसको हम मैक्रो बोलेंगे। घरों की बात करें, छोटे छोटे बिजनेस की या इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो माइक्रो हो जाएगा। पूरा का पूरा लार्ज स्केल इकोनॉमी इश्यूज जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो वो मैक्रो हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सब की बात करें कंसिडर टू वन इंडस्ट्री। बट यहाँ पे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, फिस्कल, ये सब बात करेंगे, देश के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक आईफोन्स। बट यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो दैट इज योर माइक्रो। बट जब हम पूरे दुनिया की या पूरे देश की बात करेंगे तो हो जाएगा मैक्रो। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन योर माइक्रो एंड मैक्रो। नाउ सी, मैक्रो इकोनॉमी बात करता है पूरे के पूरे कंट्री का, बट ये पता कैसे चलती है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, वो कैसे पता चलता है? वेरियस टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, वो टूल्स को एनालाइज किया जाता है और उससे हमें देश की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि किस स्टेट में है। कौन से टूल्स की बात कर रहा हूं मैं? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि जो देश की इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस सेक्टर, किस कंडीशन में जा रही है। और यही रिजल्ट जो हमें मिलता है, इन टूल से जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम बुलाते हैं इकोनॉमी। और उसी के बेसिस पे आपके कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है दो इकोनॉमीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमी में। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होते हैं? जिसके हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। डेवलपिंग में क्या होता है? लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पावर पर कैपिटा कम है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटीज होती है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कम होती है। दे आर मोर रिलायंट ऑन टर्शरी सर्विस एंड क्वार्टरनरी सर्विस, बट दे आर मोर रिलायंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।
डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जांपल्स ये है, डेवलपिंग कंट्रीज के एग्जांपल्स ये है। एकदम इजी होता है ये चीज़ समझना आप सभी को, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस क्या है। अब सी, हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी में हमने देखा था कि डिमांड और सप्लाई को जो मैनेज करता है वो करेगा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो मैनेज करेगा, वो तो सही है, बट हमेशा से ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता था। 1776 में जब एडम स्मिथ आए थे, यू नो द फादर ऑफ इकोनॉमी, एडम स्मिथ को बुलाया जाता है। तो एडम स्मिथ जब आए थे तो ही गेव एन आइडिया, ही सेड कि हमें इकोनॉमी को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, कोई भी उसको मैनेज नहीं करना चाहिए। दैट इज गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। तो ही गेव अ कॉन्सेप्ट नोन एज laissez-faire, which means let it be। इसका क्या मीनिंग है let it be? He said कि जो मार्केट है वो अपने हिसाब से चलता है, जितना डिमांड रहेगा उसको उतना सप्लाई उसको मिलता रहेगा, जितना उसको सप्लाई मिलता रहेगा उस हिसाब से वो डिमांड भी उसका मैनेज होता रहेगा। तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन दिखाएगी तो मार्केट मैनिपुलेट करेगी, और मार्केट मैनिपुलेट करेगी तो वो रियल नहीं रहेगा, और रियल नहीं रहेगा तो ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो उसने बोला कि अगर आपको मार्केट को अपने हिसाब से चलने देना है, अगर आपको ग्रो करने देना है तो उसको अपने हिसाब से रहने दो, दैट इज लेट द मार्केट बी एज इट इज़। और लेज़ेस-फेरे को सब्स्टिट्यूट, लेज़ेस-फेरे को सपोर्ट करने के लिए ही गेव अनदर थियरी विच इज नोन एज इनविजिबल हैंड। ही सेड ये इनविजिबल हैंड होना चाहिए, गवर्नमेंट का हाथ नहीं होना चाहिए। एक इनविजिबल हैंड ऑलरेडी है गवर्नमेंट मार्केट में, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर पीपल, लोगों के वांट, लोगों का वांट। हमारे जो वांट है, हमारे जो नीड है उसी के बेसिस पे आपका सप्लाई आएगा, सप्लाई मैनेज होगा, और वही है आपका इनविजिबल हैंड। ही सेड द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन। याद रखना, एडम स्मिथ हमेशा गवर्नमेंट को अलग रखना चाहते थे इकोनॉमी से। That is why laissez-faire and invisible hand was the two concept which was given by Adam Smith. Now what happened? इसके क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि गलत उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट को कैसे अलग रख सकते हैं मार्केट से। अगर हमने लेट इट बी रहने दिया, दैट इज लेज़ेस-फेरे फॉलो कर दिया, तो मैनेज कौन करेगा? डिमांड और सप्लाई जो मैनेजमेंट है वो होगा ही नहीं, जो पॉवर्टी है वो राइज करने लगेगी, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हायर गुड्स को, क्योंकि अगर सप्लाई अगर आपकी किसी चीज़ की कम हो गई तो अमीर लोग तो उसको परचेस कर लेंगे। किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो रिच लोग उसको अफोर्ड कर लेंगे, बट जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सी, अगर गुड्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको कुछ गुड्स के बारे में बता देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड। वन इज योर inferior good, second is your normal good, and third is your luxury good। inferior good का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट इज देयर, उनको बोलते हैं हम inferior good। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम बढ़ेगा किसी भी चीज़ में तो आप वो इन्फीरियर गुड को यूज़ करना बंद कर दोगे, आप फिर अच्छे क्वालिटी के यूज़ करने लगोगे, दैट इज़ योर लग्जरी गुड्स। आपका इनकम जैसे जैसे राइज होगा तो आपका लग्जरी गुड्स का जो डिमांड है वो भी राइज होने लगेगा। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। मतलब अगर आपका इनकम बढ़ा है तो आप नॉर्मल गुड्स के डिमांड वापस और आपकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है वो कभी कम नहीं होगी। ये गुड नेसेसिटी है हमारी, दीज आर योर नेसेसिटी गुड्स। तो ये नेसेसिटी गुड्स आप कभी, जैसे दाल चावल रोटी कपड़ा मकान, दीज आर योर नॉर्मल गुड्स, इसका डिमांड कभी नहीं जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ने इंटरफियर नहीं किया, अगर मार्केट को वैसे ही छोड़ दिया, तो इन्फीरियर और लग्जरी गुड्स तो ठीक है अपने आप मैनेज हो जाएंगे, बट नॉर्मल गुड्स नहीं मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो गरीब लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ऑल इन ऑल डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लेज़ेस-फेरे, दैट इज ऑफ एडम स्मिथ। इकोनॉमी क्या था?
इट वॉज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। वो हमने देख लिया, लाइवलीहुड अर्न करेंगे तो 3 टाइप के गुड्स वो लोग परचेस करेंगे। बट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये 3 फैक्टर भी है इस चीज़ों में। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले में आता है आपका लैंड, सेकंड में आता है आपका लेबर, थर्ड में आता है आपका कैपिटल, फोर्थ में आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर आपका 2 टाइप के होते हैं, स्किल्ड एंड स्किल्ड होता है और सेमी स्किल्ड होता है, और एक आपका अनस्किल्ड लेबर्स भी होते हैं। कैपिटल में आपका फिक्स्ड कैपिटल आता है और आपका वर्किंग कैपिटल आता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपके मशीन्स और वर्किंग कैपिटल मतलब आपके रॉ मटेरियल्स। तो ये 4 बनते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके वेरियस सेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर आर वेरियस सेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो आपका सेक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आई गेस ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ओन करता है और कंट्रोल करता है मेजर इंडस्ट्रीज को। इसका काम क्या होता है, सोशल वेलफेयरिस्ट अप्रोच होता है। ये मोस्टली स्टेट ओन इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज होते हैं। सोशल वेलफेयर, इक्वालिटी और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इनके मेजर सेक्टर्स होते हैं, मेजर पॉइंट्स होते हैं, मेजर स्तंभ होते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करता है प्राइस एंड प्रोडक्शन को। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट इन्फ्लुएंस। स्टेट पॉलिसीज यहाँ पे रूल करती है। सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स ये सब कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट और कंपटीशन होता है। प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन मोटिव होता है। फ्री मार्केट फोर्सेस होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर इनविजिबल हैंड। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बट प्रॉब्लम क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ज़रा अगर मैं आपको इनका थोड़ा सा सारांश दूँ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट, देखो अब होता क्या है, एक इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में सारा काम कौन कर रहा है, कैन आई से लेबर सारा काम कर रहा है, बट सारा प्रॉफिट कौन लेके जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स, है ना। सारा प्रॉफिट ओनर्स लेके जाते हैं, लेबर्स को वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है बट सारी मेहनत उनकी होती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कहता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, वो इंडस्ट्रियल ओनर्स को नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा, और फिर गवर्नमेंट ओनर्स को और लेबरर्स को इक्वल पे देगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों में कुछ खामियां हैं, कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। इनमें इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो सिंथेसाइज है, वर्जन है, वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कॉम्बिनेशन है बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म का, जहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये बैलेंस करेगा सोशल वेलफेयर को और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। अब देखो इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेबर्स के साथ बहुत ज्यादती होती है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई इंसेंटिव नहीं रहता है काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, तो मुझे भी उतना ही पैसा मिल रहा है, मतलब मेरी मेहनत है या जो भी मेरा ओनरशिप है, प्रोडक्शन है, तो फिर भी मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर्स को भी उतना ही मिल रहा है। तो ओनर्स इनिशिएटिव क्यों दिखाएंगे,
वो और पैसा कमाने के लिए उनमें लालच कहाँ से आएगी? देखो, लालच हमेशा नेगेटिव चीज़ नहीं होती, कभी कभी वो पॉजिटिव भी काम कर जाती है। तो जब उनको पता है कि मेरे पास पैसा आएगा नहीं, गवर्नमेंट मेरे से ले जाएगी, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंसेंटिव नहीं रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। इन दोनों के ही नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेशन का होगा, फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपके प्राइवेट का काम होगा। ये बट गवर्नमेंट कुछ एसेंशियल सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी, जैसे हेल्थ केयर, डिफेंस, पब्लिक सर्विसेज। इनको वो प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा बहुत ही देगी, बट पूरी तरीके से नहीं देगी। पूरी तरीके से गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, क्योंकि ये वेलफेयरिस्ट अप्रोच है। यहाँ पे हमें वेलफेयर करना है, गरीबों के बारे में भी हमें सोचना है। प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्राइवेट को नहीं छोड़ सकती है। ये इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए बहुत काम आता है। इंडिया, फ्रांस, स्वीडन, चाइना भी अब एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इसी में आ चुका है। बट दिस इज योर सेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एडम स्मिथ ने जो बात कही थी वो तो गलत प्रूफ हो जाती है कि गवर्नमेंट को हम इंटरफियर करने नहीं दे सकते। और एक वजह से एडम स्मिथ जो है वो गलत हो जाता है, बिकॉज इन 1929 आ गया था आपका ग्रेट डिप्रेशन। ये इससे पहले 1929 से पहले सब लोग एडम स्मिथ की बात मान रहे थे, बट 1929 में आपका ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिसके बाद पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ठप पड़ गई थी। तो उस टाइम पे आपका मेनार्ड कीन्स आए थे। मेनार्ड कीन्स ने अपनी थियोरी दी, जिन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरफियर, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपकी इकोनॉमी, एक कंट्री अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती। दैट इज नथिंग बट योर सोशलिस्ट अप्रोच वहां पे लाया था। तो मेनार्ड कीन्स सोशलिस्ट अप्रोच लाए थे। तो सोशलिस्ट अप्रोच कौन लाए थे? मेनार्ड कीन्स। कैपिटलिस्ट एडम स्मिथ। अब अगर हम देखें, ये सारे जो कंट्रीज है, चाइना, यूएसएसआर एंड चाइना, ये दोनों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं अपने कम्युनिज्म से सोशलिज्म पे जंप किया था, क्योंकि ये पहले कम्युनिस्ट थे, ये धीरे धीरे सोशलिस्ट बने हैं। ये सोशलिस्ट बने हैं तो इसको बोलते हैं मार्केट सोशलिज्म। ये मार्केट सोशलिज्म क्या है? मार्केट सोशलिज्म लाए थे ऑस्कर लैंगे। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो ऐसे कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जिन्होंने अपने डोर्स को क्लोज कर रखा है फॉर फॉरेन इंटरवेंशन, उनको ये चीज़ रोकनी पड़ेगी और अपने डोर्स खोलने पड़ेंगे। तो ऑस्कर लैंगे के मार्केट सोशलिज्म के बाद रशिया ने आपका स्टार्ट किया था, यूएसएसआर ने आपका मार्केट सोशलिज्म स्टार्ट किया था with two of his policies. One was glasnost, which is known as openness, and perestroika, which means restructuring. तो glasnost and perestroika, ये दो जो पॉलिसीज़ है वो रशिया ने लाई थी, बट ये दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई थी। ये पॉलिटिकल रीज़न था, नॉट इकोनॉमिक। और दूसरा, जिसकी वजह से ये फेल हो गई थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और आज हमें यूएसएसआर का क्या देखने मिलता है? रशिया देखने मिलता है। और दूसरी तरफ आपके चाइना ने भी मार्केट सोशलिज्म के तरफ कदम बढ़ाया था, और उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू डेंग जियाओपिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था मार्केट सोशलिज्म का, एंड इट वाज, ये फेज्ड मैनर में हुआ था, जिसकी वजह से यू कैन से इट वाज सक्सेसफुल। तो मार्केट सोशलिज्म पे, कम्युनिज्म से मार्केट सोशलिज्म पे भी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो आई है धीरे धीरे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स, वैसे ही आपके इकोनॉमी के भी सेक्टर्स होते हैं। देयर आर
डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी एज वेल। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। याद रखना प्राइमरी सेक्टर्स कुछ नहीं होता है जो रॉ मटेरियल्स बनाता है बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, आप सभी को पता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री इज योर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो आपके जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज बनाता है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। टर्शरी इज नोन एज योर सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, IT, टूरिज्म एक्सेट्रा इज योर टर्शरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर इज योर नोन एज योर नॉलेज सेक्टर, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपके क्वाटरनरी। क्वेनरी आपके डिसीजन मेकिंग होते, बड़े बड़े जो काम करते हैं वो सब हो जाते हैं आपके क्वेनरी सेक्टर्स। तो दीज आर योर 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया में 42% या 43% जो लोग हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट वो GDP को कंट्रीब्यूट कितना करता है, सिर्फ 17 से 18%, तो बहुत ही पुअर है ये। बट इंडस्ट्रीज की बात करें तो 25% पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, बट वो हमें 27 से 28% ला के देता है। अगेन एवरेज है, बट सर्विस सेक्टर इज बेस्ट, जो 32% लोग इन्वॉल्व है, बट वो हमें 54 to 55% ला के पैसे ला के देता है। तो सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ पे अच्छा है, कॉल सेंटर्स एंड एवरीथिंग। इंडस्ट्री सेक्टर को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे हम यहाँ पे GDP की बात करें, GDP इज नथिंग बट इज अ टूल यूज टू आइडेंटिफाई आवर इकोनॉमी और इनकम, मतलब देश कितना कमा रहा है। इट इज़ अ टूल टू आइडेंटिफाई द इनकम। अब इनकम क्या है, व्हाट डू मीन बाय इनकम? Income refers to money or value received by an individual, business, government in exchange of providing goods, service through investment or other specific over a specific period. This is nothing but your proper definition of income. अब income की अगर हम बात करें तो there are various methods which are used to calculate income. उसमें से 4 इम्पॉर्टेंट जो इनकम कैलकुलेशन मेथड्स है वो है आप GDP, GNP, NNP और NDP। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं इनकम के, और इनमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रॉस मीन्स 1, डोमेस्टिक मीन घरेलू और प्रोडक्ट मीन सामान। तो एक साल में देश में कितना टोटल प्रोडक्ट्स को बनाया है, दैट इज नथिंग बट योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपका एनुअल हो, ये क्वार्टरली भी हो सकता है और विद इन द कंट्रीज बॉर्डर में ही होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, याद रखना GDP CSO निकालता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन GDP निकालता है। अब क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? कोई भी चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे हाउस होल्ड में जो भी हम गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं, जैसे बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स जो हम करते हैं कैपिटल गुड्स पे, जैसे मशीनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करता है, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे डिफेंस, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। और दूसरा आपके नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से इम्पोर्ट को माइनस करेंगे। कंट्रीज एक्सपोर्ट इज माइनस इट्स इम्पोर्ट, जो उसको हम माइनस करेंगे तो वो भी आपके GDP में कैलकुलेट होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो GDP में कैलकुलेट होती है दैट इज कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, फॉर ओन कंजम्पशन, ये भी आपका कैलकुलेट होगा GDP में। अब ये क्यों कैलकुलेट होगा, ध्यान से सुनना। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है इसके पीछे कि अगर
आप ये चीज़ खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं ग्रो कर रहे होते या नहीं पकड़ रहे होते, तो जो फार्मर है, जो फिशरमैन है, या जो आपका लंबर है, वो खरीद रहा होता। ठीक है, अगर एक फार्मर अनाज नहीं उगा रहा है तो वो खरीद रहा होता, अगर वो खरीद रहा होता तो वो कंजम्पशन में यूज़ होता। तो अगर आप खुद के लिए भी उगा रहे हो कोई चीज़, खुद के लिए भी कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा जीडीपी में। अब क्या क्या एक्सक्लूडेड है आपके जीडीपी से? इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपके फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जैसे वॉलंटियर वर्क्स, हाउस होल्ड चोर्स जो भी करते हैं, जो मार्केट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जैसे ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जैसे स्टॉक परचेज, दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। ट्रांसफ़र पेमेंट, जो गवर्नमेंट डिस्बर्स करती है, पेंशन्स, जिससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, पेंशन से कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, भत्ता जो दिया जाता है, अगेन ये सब चीज़ आपके एक्सक्लूडेड रहती है जीडीपी से। सो दिस इज व्हाट इज योर जीडीपी। जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं और उसमें से क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है। एक और चीज़ जो एक्सक्लूडेड होता है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो excluded from GDP. अब see, there are 3 types of GDP. One is your nominal GDP, real GDP. अब nominal GDP क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है। Now what is this inflation? Inflation is rise in price. महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज योर नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, मतलब महंगाई को एडजस्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी हमेशा कम रहेगा और रियल जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहेगा। फिर एक होता है आपका जीडीपी पर कैपिटा। ये एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन को कैलकुलेट किया जाता है कि एक इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या कितना कमा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मेथड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम जीडीपी को। तो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। पहला है आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब इस एक्सपेंडिचर अप्रोच का ये रहा फॉर्मूला, जीडीपी प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसमें आपको डिमांड साइड के बारे में हमें ये एक्सपेंडिचर अप्रोच से अगर जीडीपी निकाल जाता है तो हमें डिमांड साइड के बारे में पता चलता है कि कितना डिमांड है, कितना कंजम्पशन, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है और हम कितना बेच रहे हैं बाहर। और कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं हम। इससे हमें डिमांड के बारे में पता चलता है कि किस प्रोडक्ट के बारे में कितना ज़्यादा डिमांड है। दूसरा अप्रोच होता है आपका इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में ये रहा उसका फॉर्मूला इनकम अप्रोच का। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका ईजियर वर्जन क्या होता है, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस रेंट्स। ये हो जाएगा आपका इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच हेल्प करता है हमें, जो भी ये प्रोडक्शन बनाने में हमारे काम आए हैं उनमें इनकम किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और लास्ट होता है आपका प्रोडक्शन अप्रोच। इस प्रोडक्शन अप्रोच का ये रहा फॉर्मूला। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज योर GVA। GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ये 3 मेथड्स है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड आपका एनडीपी है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, जीडीपी में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें डेप्रिसिएशन को। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स। अगर जैसे जैसे साल भर साल आपके जो भी प्रोडक्ट है वो ख़राब होते हुए जाते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर आता हुआ जाता है,
बिल्डिंग हो, मशीनरीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन डिसाइड कौन करता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये डिसाइड करती है आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हम डेफिनेशन फॉर्मूला देखें एनडीपी का, तो एनडीपी का डेफिनेशन फॉर्मूला है आपका जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखना, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी इज ऑल्सो नोन एज योर रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये हमें जीडीपी का रियल वैल्यू देता है कि ऑब्वियसली जीडीपी में तो सब कुछ आ गया, बट डेप्रिसिएशन के बाद जो हमें रियल वैल्यू पता चलती है कि हमारे देश में एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन हुआ आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स, तो ये हमें रियल वैल्यू देती है जीडीपी का, एनडीपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? आपका टोटल मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी कंट्री में प्रोड्यूस होता है। इसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा, regardless of where they are produced. Now, stark difference between GDP and GNP. GDP एंड GNP क्या है? ये आपके कंट्री में जो भी गुड्स बनते हैं उसका है, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी आपका बनेगा उसका रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। फॉर्मूला देखेंगे तो GNP का क्या होता है? GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये उसका फॉर्मूला है, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कंट्री के प्रोडक्शन की बात नहीं करें, दुनिया भर में जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसका जो पैसा इंडिया में आ रहा है हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो GDP में वो आ जाएगा जो हमारे देश में बन रहा है, और जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो भी अगर हम ऐड कर देंगे तो वो GNP बन जाएगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दिस इज योर डेफिनेशन। नाउ NFAI का अगर हम थोड़ा ध्यान से उसमें और जाए तो NFIA आपका पॉजिटिव होता है, दैट इज नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, और आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव में आ जाता है आपका रेमिटेंसेस जो आपके फॉरेन के कंट्री में हमारे कंट्री मेंबर्स जो फॉरेन में जाके रह रहे हैं और फिर वहाँ से जो इंडियन सिटीजन्स कंट्री में हमारे कंट्री में वापस से पैसे भेजते हैं वहाँ से कमा के, दैट इज नोन एज योर रेमिटेंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है। दूसरा ग्रांट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक्स जो कंट्रीज़ को देते हैं, इंडिया को देते हैं, तो वो ग्रांट्स इंडिया को जो मिलते हैं तो वो भी पॉजिटिव में आते हैं। नेगेटिव में क्या आ जाता है? लोन्स के EMI या लोन्स के इंटरेस्ट जो हमें पे करने हैं। दूसरा MNCs जो यहाँ से पैसा कमा के फॉरेन अपने कंट्री में भेजती है, तो वो सब नेगेटिव में आ जाता है। तो इंडिया में जो फैक्टर है या जो इंडिया में जो GNP का फॉर्मूला है वो GDP माइनस नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ना कि प्लस वाला है। ये जनरल डेफिनेशन है या जनरल फॉर्मूला, बट इंडिया के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, GNP इक्वल्स टू GDP माइनस NFIA, बिकॉज हमारे यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है, पैसा जाता है, आता कम है। रेमिटेंस ग्रांट्स भले ही आ रहे हैं, बट जो इंटरेस्ट है हमारे लोन्स की और MNCs जो हमारे कंट्री से कमा के जा रहे हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो इंडिया में आ रहा है। दैट इज़ वाई इंडिया में GDP माइनस नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा। ये आपको याद रखनी है चीज़। अब इसी का आपका NNP हो जाएगा। NNP क्या है आपका? GNP में से अगर हम माइनस कर दे डेप्रिसिएशन को, दैट इज वेयर एंड टेयर को, GNP में से अगर हम NNP डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, दैट इज वेयर एंड टेयर को माइनस कर दे, तो आपको NNP मिल जाएगा। ये रहा उसका फॉर्मूला, GNP इक्वल्स टू NNP इक्वल्स टू दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। दिस
क्या करना है, NNP दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नोन एज योर नेशनल इनकम। कोई भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो उसका NNP होता है, कंट्री का नेशनल इनकम। इट इज द प्योरेस्ट नंबर ऑफ द इकोनॉमी। अगर इसी NNP को अगर हम देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा, मतलब एक इंसान कितना कमाता है। अगर हम NNP को, देश के इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम जो है वो मिल जाएगा। सो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते, क्या था, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है अपने ही देश में, उसको हम GDP बोलते हैं। GDP के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, एक एक्सपेंडिचर पे, एक इनकम पे और एक प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन वाले मेथड को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। फिर इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है NDP दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसको हम रियल GDP बोलते हैं। GDP से हमेशा कम होगा NDP, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। फिर अगर हम GDP में माइनस कर दे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है बाहर के देशों से उतना जा रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है। GNP और GDP में डिफरेंस क्या है, GDP सिर्फ कंट्री के प्रोडक्ट्स की बात करेगा, बट GNP आपके दुनिया भर में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बट उसका जो इनकम है वो जो इंडिया में आ रहा है उसकी बात करेगा। और वाइस वर्सा भी होगा, GDP में फॉरेन गुड्स जो बन रहे हैं उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बट GNP में फॉरेन गुड्स जो बन रहे हैं उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर हम GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्योरेस्ट नंबर। और अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। ओके, तो ये था इतना आपके इनकम वाले सेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान से सुनना है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GDP एट मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीज़ लगती है, तो हमने ऑलरेडी क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के लिए हम रेंट देते हैं, है ना, लेबर के लिए हम वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपके फैक्टर कॉस्ट है। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो उनको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट उनको मिलता है। तो इनमें से अगर ये है आपके फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन में लगने वाला कॉस्ट, और वो कॉस्ट क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये होता है आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट का जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट इज GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करें और सब्सिडीज को प्लस करें तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो क्या है। अगर फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो आपका रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो हमारा पैसा लग रहा है, इस फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं टैक्स, गवर्नमेंट इसमें टैक्सेस भी लेगी जो इसमें एडेड नहीं था। देखो आप, इसमें टैक्स एडेड नहीं है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यही ऐड है, बट टैक्स ऐड नहीं है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स को ऐड कर दे और फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देगी, कुछ प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज भी मिलती है, और अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर दे तो हमें मिल जाता है उस प्रोडक्ट का बेसिक प्राइस। जैसे आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो वो उतने का नहीं बिकता है, या उतना उसका
प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता है, फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, बेसिक प्राइस निकालना होगा, तो उसके फैक्टर कॉस्ट में उसका टैक्स प्लस कर दो, सब्सिडीज माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट है, तो अगर उस चॉकलेट का मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, उस बेसिक प्राइस निकालना है उस चॉकलेट का, तो पहले मुझे उसका फैक्टर कॉस्ट पता होना चाहिए। मतलब उसको बनने में, उस इंडस्ट्री को बनने में कितना रेंट लगा। फॉर एग्जांपल, रेंट 1 रुपया लगा, वेज 1 रुपया लगा, कैपिटल 1 रुपया लगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट भी 1 रुपये का हुआ। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 4। और उस पर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया, वो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया 2 रुपये, बट सब्सिडी 1 रुपये दी। तो टोटल मेरा वो प्रोडक्ट कितने का होगा, कहना ऐसे वो 5 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो उसका बेसिक, उस चॉकलेट का बेसिक प्राइस क्या होगा, 5 रुपीज़ होगा। अब उस बेसिक प्राइस में अगर मैं प्रोडक्ट का टैक्स को जोड़ दूं और फिर सब्सिडीज को माइनस कर दूं, तो मुझे उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस मिल जाएगा। मतलब कितने में वो बिक रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, उस चॉकलेट का बेसिक प्राइस 5 था, उस पर टैक्स कितना लगाया था, 2 लगाया था, है ना, और सब्सिडी कितनी दी थी, 1 दी थी। तो उसको मार्केट में कितने रुपए का बेचा जा रहा है, कहना ऐसे 6 रुपीज़, 6 रुपये का उसको बेचा जा रहा है। मतलब उसको, उसका बेसिक प्राइस 5 है बट उसको बेचा 6 में जा रहा है। तो ये है उसका, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है, मतलब प्रोडक्शन में कोई भी प्रोड्यूस बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, अगर वो आपको पता करना है, मतलब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो अगर आपको पता करना है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में जितने में बेचा जा रहा है उसमें से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारा मार्केट प्राइस कितना आया था, 6 रुपये आया था इस चॉकलेट का, तो 6 रुपये में से हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है जो कि 2 रुपये था, और हमें सब्सिडीज़ को प्लस करना है जो कि 1 रुपये था। तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। तो ये रहा आपका बेसिक प्राइस। तो मिल जाएगा आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस सब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज योर नेशनल इनकम, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैंने पहले ही बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, बट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। ये भी होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट है, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट है, या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज योर नेशनल इनकम। वैसे ही आपका मार्केट कॉस्ट होता है, मार्केट कॉस्ट इज द फाइनल प्राइस पेड बाय द कस्टमर। जो हम फाइनल प्राइस पे करते हैं कस्टमर को। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन है, जो बनने में जो खर्चा लगा है, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट। और एंड में जो हम बेचते टाइम जो पैसा दे रहे हैं, दैट इज योर मार्केट कॉस्ट। तो मार्केट कॉस्ट में कहना है से इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होंगे, बट उसमें सब्सिडीज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको ये देखना है कि मार्केट में कितने में प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका जीडीपी अगर आपको निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में, मतलब उसको बनने में जितना खर्चा लगा है, उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फैक्टर कॉस्ट हमारा कितना था, 5 रुपये था, उसमें अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडीज को माइनस कर दिया, तो आपका 6 रुपये आ गया। तो दैट इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो और वही सेम चीज़ अगर आप एनएनपी के साथ करोगे तो सेम चीज़ आपको करना पड़ेगा, बस जीडीपी की जगह पे एनएनपी लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज योर इनकम, दिस इज व्हाट इज योर इनकम। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी तो ठीक है, वो समझ में आ जाता है, बट ये फैक्टर कॉस्ट और
मार्केट कॉस्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना। फैक्टर कॉस्ट मतलब आपका कितना खर्चा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम, और मार्केट कॉस्ट मतलब एमआरपी, जो आप बेचते टाइम देते हो पैसा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अलग निकलता है एंड जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट अलग निकलता है। हमारा नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। अब इनकम को हम दो प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस और एक करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आपका कांस्टेंट प्राइस है 100 रुपये, इसमें अगर इन्फ्लेशन है आपके 7 रुपये का, तो टोटल आपका करंट प्राइस हो जाएगा 107। तो कोई भी चीज़ का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, तो दैट इज़ योर करंट प्राइस। और जो हमेशा जैसा चल रहा था बेस ईयर में, वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर मतलब एक ऐसा साल, एक क्या बोलते हैं, कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए इकोनॉमिस्ट हमेशा एक ऐसे ईयर को चूज करते हैं जो ईयर आपको एक बेस ईयर की तरह हेल्प करेगा पता करने के लिए कि हाँ इस साल इतना हो रहा था, तो उसके कंपैरिजन में ये साल इतना इंक्रीज हुआ है या इतना डिक्रीज हुआ है, तो वो होता है बेस ईयर। और उसी बेस ईयर को हम कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। अब जैसे इनकम की बात हो ही रही है, तो इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कर लेते हैं, दैट इज योर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अगर हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में, तो जो टॉप 10% है वो 20 टाइम्स ज़्यादा अर्न करते हैं बॉटम 10% से, बॉटम 50% से। तो जो हमारे देश के 10% है उनका जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है कंपेयर टू बॉटम 50% ऑफ द होल पॉपुलेशन। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग 20 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं 50 लोगों से। जो टॉप 10% है उनके पास 51% टोटल इनकम है इंडिया का, और जो टॉप 1% है वो 22% इनकम है उनके पास, और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 13% इनकम है। दूसरा, इनकम और वेल्थ में डिफरेंस होता है। जो आपके पास सालों से है दैट इज योर वेल्थ, और इनकम जो आप कमा रहे हो। तो जो बॉटम 50% वाले हैं उनके पास इनकम मैंने बोला 13% है, वेल्थ सिर्फ 5.9% है। जो मिडिल 40 है उनके पास 29% है इनकम, और उनके पास वेल्थ भी 29% है। जो टॉप 10% है उसके पास 57% इनकम है और 64% वेल्थ है, और जो टॉप 1% है उनके पास 21% इनकम है और 33% वेल्थ है। तो आप देख सकते हो हमारे कंट्री में जो इनइक्वालिटी है वो चरम सीमा पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट इज इकोनॉमी, इट्स बेसिक डिफरेंस, और आपका जीडीपी जीएनपी, ये इंपॉर्टेंट है आपका जीडीपी जीएनपी वाले, और फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट वाले। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डन विथ व्हाट इज इकोनॉमी, एडम स्मिथ एंड इट्स लेजर-फेरेर, टाइप्स ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब 2021 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो अगर आप देखोगे, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ चेंज ना करें फिर भी मार्केट डिमांड कोई भी गुड का इंक्रीज हो जाएगा अगर हम प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ए प्रोडक्ट है पेप्स, अब हम टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपका कोलगेट है और पतंजलि है, तो दो आपका टूथपेस्ट है।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिमांड हर एक चीज़ की डिक्रीज हो जाती है। अगर इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई है तो ऑटोमेटिकली बी की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि टूथपेस्ट तो सभी को चाहिए। अगर एक का डिमांड कम हो रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो दूसरे का, जैसे ये आपका बिक रहा था 10 रुपये में, दोनों पहले 10 रुपये में बिक रहे थे, बट अब इसको बेचने लगे हैं 12 रुपये में, तो लोग अब इसको ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट वाले ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है तो इसका डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो वन आपका सही है, वन इधर नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बी, द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट गुड इंक्रीजेज। अब कॉम्प्लीमेंट गुड मतलब क्या होता है कि जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है। अगर आप टूथपेस्ट की बात कर रहे हो तो टूथपेस्ट अकेला नहीं यूज़ करोगे, आप ब्रश भी साथ में यूज़ करोगे, बट इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर टूथपेस्ट का जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो गया है तो ब्रश का भी इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई कंपलसरी नहीं है टूथपेस्ट अगर आप खरीद रहे हो, हमेशा जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो क्या ज़रूरी है हर बार ब्रश भी खरीदते हो? नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा एक साथ ग्रो होंगे, वो ज़रूरी नहीं है। तो सेकेंड आपका नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। ये तो पूरा ही गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर इन्फीरियर गुड है, इन्फीरियर गुड क्या होता है? अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इन्फीरियर गुड डिक्रीज होगा, लोग इन्फीरियर गुड को कम खरीदने लगेंगे अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और ये आपका सही हो गया आंसर, क्योंकि फोर्थ कह भी रहा है कि अगर प्राइस फॉल होगा, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का प्राइस फॉल होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो आपका फोर्थ भी सही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए, 1 and 4 ओनली। ये 2021 का क्वेश्चन। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज इकोनॉमी, मार्केट, सोशलिज्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म इज रिमेनिंग, जो हम थोड़े दिन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम करेंगे। फिर उसके बाद इस पे आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम पे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी वी हैव डन। तो एक एनएनपी पे क्वेश्चन आया था 2018 में, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपने एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी को इंक्रीज कर दिया, बट फिर भी वो कनोट नहीं करेगा हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर आप कितना भी जीएनपी को इंक्रीज करते चलो, बट फिर भी उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट। मतलब इंडस्ट्री जो हमें प्रोडक्शन दे रहा है वो उतना नहीं दे पा रहा है जितना एग्रीकल्चर आउटपुट दे रहा है, तो ये गलत है। जीएनपी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, जीएनपी मतलब प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा कि वो काम नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रीज अच्छे से काम नहीं कर रही है। एग्रीकल्चरल आउटपुट, ये भी गलत है। अब आउटपुट दे रहा है तभी जीएनपी अच्छा आ रहा है ना। और पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ये सही है। अगर आप भले ही कितना भी जीएनपी बना लो बट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जीएनपी आपका कौन ले जा रहा है? टॉप 10% या टॉप 1%। वी हैव ऑलरेडी सीन इनइक्वालिटी। तो भले ही आप कितना भी जीएनपी इंक्रीज करवा लो, कितना भी प्रोडक्शन करवा लो, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो वो सब किसके जेबों में जाएगा? टॉप 10% या टॉप 1%। तो गरीब गरीब ही रहेगा, तो डेवलपमेंट कभी भी हो नहीं पाएगा। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ते रहेंगे तो आपका जीएनपी भले कितना भी बढ़ा लो बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इम्पोर्ट ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। तो सी इज दी योर आंसर। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2015 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसको भी देख लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। Okay, with reference to Indian economy, consider the following statement. The rate of growth of real gross domestic product has increased steadily in the last decade. अब okay, so this is a current affairs question 2015 में आया था, but still we will try.
the GDP at market price has steadily increased in the last decade. अब सी कॉमन सेंस से 2008 में आया था आपका इंडिया में एक इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था, तो लास्ट डेकेड की बात हो रही है 10 साल में। तो 2005 से 2015 में अगर एक 2008 में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है, और वो तो हुआ नहीं है क्योंकि आपके 2008 में इंडिया फेस्ड अ मैसिव इकोनॉमिक डाउनफॉल, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, और ये आपको याद रखना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है। कभी आपने देखा एमआरपी कम होते हुए? एमआरपी कभी कम नहीं होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक आज हमने पढ़े, और उससे आए गए आपके 3 क्वेश्चंस सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा उसके क्या कनेक्शंस हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है कि फर्स्ट आपके फर्स्ट आपको स्टैटिक क्लियर करना है, फिर करंट करना है, एंड देन आपको पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट पे जाना है। तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रिपरेशन है कॉम्प्रिहेंसिवली होते रहेगा। सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन सीरीज अच्छा समझ में आया होगा। अब हम और आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बैंकिंग के सेक्टर्स पे फोकस करेंगे जिस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। वो भी आपको अगर बैंकिंग के अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं तो ये आपके सारे बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो आपके बैंकिंग के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इस पे हमें प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो बैंकिंग के तरफ से ही लेने वाले हैं, और तब तक मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से बैंकिंग सेक्टर को अपने नोट से अच्छे से रिवाइज करके आए, और ताकि आप इस पे फोकस कर सके, जल्दी समझ में आए आपको चीज़ें, और क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी कर सके। तो इसको रिवीजन है, रिवीजन की तरह ही लेना है, इसको आपको पढ़ने के तरीके से नहीं लेना है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं आपको इसको बैंकिंग सेक्टर्स के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच।